हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आप 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल 100% सही है, क्योंकि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए इंटरनेट वाला क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, तो अंत तक बने रहें। आज जो बताने जाएंगे वो है मॉडल सेट 4 है। तो आप अगर नहीं देखे होंगे 1 2 3 तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें और मॉडल सेट आज 4 बताएंगे पूरा अंत तक। तो आप अंत तक बने रहें हमारे साथ में। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। तो आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, तो आप कमेंट में जितना ज़्यादा भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, और एक बात खास आपके बताने जा रहे हैं फिर से, कि अगर आप बिहार बोर्ड में अच्छे से मार्क लाना चाहते हैं तो आपका राइटिंग का होना अनिवार्य होता है। तो आप राइटिंग का भी सुधार कर लीजिएगा ताकि बेहतर रहे और शुद्ध लिखें और अच्छी तरह से लिखें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप एग्ज़ाम में क्या करना है, सबको आप अच्छी तरह से पढ़ लेनी है और उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। और चलते हैं, आपको एक ख़ास बात आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर बिहार बोर्ड में जब 1 से लेकर 100 तक प्रश्न पूछते हैं तो आपको 50 नंबर को ही मार्क्स लगाना है, यानी कि गोला को घेरना है उमर शीट पे, ठीक है। आपको याद रखना है, क्योंकि 50 ही क्वेश्चन आपको बनाना अनिवार्य है। ज़रूरी नहीं है कि आप 60 बना के आइए या 70 बना के आइए, 100 में 100 मार के आइए, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जितना कहा जाए उतना ही कीजिए, ठीक है। तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या आपको पहला मिल गया होगा, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है। देखिए, प्रत्यय का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको याद रखना है। ए ऑप्शन ए प्रत्यय जोड़ अयः, बी प्रति जोड़ अयः, सी प्रत्यय जोड़ अयः, डी प्रत्यय जोड़ अत्यय। तो प्रत्यय में जो आ रहा है प्रति आ रहा है, इसलिए प्रति जोड़ अयः होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या 3 में देखते हैं, 2 में देखते हैं। देवेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए देव जोड़ ईश, बी देव जोड़ ईश, सी देवा जोड़ ईश, डी में है देव जोड़ वेश। तो फ्रेंड्स, देवेश का जो संधि विच्छेद होता है वो देव के समान होता है, यानी कि देव जोड़ ईश, अर्थात ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 4 में देखते हैं, 3 में देखते हैं। अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। अति जोड़ उक्ति, मतलब अतियुक्ति में किन किन वर्णों की संधि हुई है। ऑप्शन ए उ प्लस ई, बी ई प्लस उ, सी ई प्लस उ, डी अ प्लस ई। अति जोड़ उक्ति, अति जोड़ युक्ति, अर्थात क्या होगा यहाँ पे, ई छोटी ई की मात्रा और प्लस उ की मात्रा कहाँ पे आपको मिल रहा है, तो इसलिए आपको अनुमान लगा लेना है। बी नंबर जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा, सही रहेगा। प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं आपको, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। अनु जोड़ एशन, बी अनि जोड़ वेशन, सी अन्य जोड़ एशन, डी अने जोड़ एशन। अन्वेषण का जो संधि विच्छेद होता है वो आपको याद रखना होगा, अनु जोड़ एशन होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट सही है। प्रश्न संख्या 5 में देखते हैं, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है। ए स्वः जोड़ आगतः, बी स्वः जोड़ आगतः, सी स्वः जोड़ आगतः, और डी में है सु जोड़ आगतः। देखिए, सब कुछ में आपको स्व मिल रहा है कन्फ्यूज आने के लिए, लेकिन आपको इस पर फोकस नहीं करना है, इसलिए सब ऑप्शन जो है गलत है, ये सब ऑप्शन गलत है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं सु जोड़ आगतम, यानी कि सु जोड़ आगतम से क्या होता है, स्वागतम बनता है, यहाँ पर स्वागत लिखा हुआ,
लेकिन आपको क्या करना है, सु जोड़ आगत में टिक मार लेनी है। ठीक है, प्रश्न संख्या डी में। प्रश्न संख्या 6 में देखिए, गिरिंद्र में किन किन वर्णों की संधि हुई है? अ प्लस ई, बी ई प्लस ई, सी ई प्लस ई, डी ई प्लस दीर्घ। यानी कि गिरिंद्र में जो होता है गिरी, गिरी जोड़ इंद्र। अब देखिए, आपको अनुमान लगा लेना है, गिरिंद्र वाला में है तो गिरी में क्या हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, इंद्र जो हो रहा है छोटे ई है और इसमें से भी छोटे ई निकल रहा है, यानी कि ई प्लस ई आ रहा है। इन दोनों के मेल से जो बनता है वर्ण वो क्या बनता है, बड़ी ई बनता है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो आपको मार लेना है बी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ए न जोड़ यन, बी न जोड़ न, सी ने जोड़ अन, डी ने जोड़ अन। नयन का संधि विच्छेद जो होता है वो आपको याद रखिएगा ने जोड़ अना होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो हो उसी में मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं, खिचड़ी कैसा शब्द है? आपको अनुमान लगा लेना है। खिचड़ी जो है ऑप्शन ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। खिचड़ी जो है हमारे देश की भाषा है, यानी कि जो है देशज कह सकते हैं, यह हमारे देश की भाषा है खिचड़ी। ठीक है, प्रश्न क्या 9 में चलते हैं, खेत किस प्रकार के शब्द हैं? देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी तद्भव। तो देशज जो सॉरी खेत है जो वो हमारा क्या है, देश है, हमारे देश की भाषा यानी कि भारत की भाषा, बोलचाल की भाषा खेत। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न क्या 10 में देखते हैं, ठोस किस प्रकार के शब्द होते हैं? ठोस किस प्रकार के शब्द होते हैं? ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी तद्भव। अब देखिए, आपको अनुमान लगा लेना है कि जो हमारा क्या कर रहा है यहाँ पर ठोस जो होता है वो कैसा शब्द है, ये हमारे देश की भाषा है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन क्या ए में मार लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या 11 में है, जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रोदय चंद्रशेखर के लिए एक शब्द बना है। मतलब जो ए ऑप्शन है चंद्रशेखर चंद्र, बी चंद्रशेखर, सी चंद्रमा शेखर, डी चंद्रशेखर चंद्रमा। यानी कि ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा, वो क्या है, चंद्रशेखर। अब आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द कृदंत है? ध्यान दीजिएगा, ए विद्या, बी सवैया, सी शहर, डी साहस। इसमें कृदंत शब्द बोल रहा है, तो निम्न में कौन सा शब्द कृदंत है? वो सवैया कृदंत है, इसलिए ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्धित है? ऑप्शन ए फांसी, बी तैराक, सी गठरी, डी बुलावा। निम्न में कौन सा शब्द जो तद्धित है वो है गठरी है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो आपको सी में लॉक लगा लेना है। प्रश्न संख्या 14 में है, नायक में किन किन वर्णों की संधि हुई है? ने जोड़ अ, बी में ए जोड़ अ, सी में अ जोड़ ए और डी में है आ जोड़ ए। तो नायक में किन किन शब्द बनी है, किन किन वर्णों का मेल से? तो ने जोड़ अक, यानी कि ने बना हुआ नए जोड़ अक अर्थात नायिका होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 में देखते हैं, 20 के दांत कैसी कहानी है? ए सामाजिक, बी ऐतिहासिक, सी धार्मिक, डी मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत जो है वो हमारे मनोवैज्ञानिक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है डी में मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 में देखते हैं,
20 के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता का उजागर करती हैं? ए मध्य वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्य वर्ग, डी निम्न मध्य वर्ग। चलिए यहाँ पे आपको जवाब देनी है क्या कि 20 के दांत किस वर्ग की समाज को उजागर करती हैं। तो आपको याद रखना होगा, सॉरी, ये मध्य वर्ग के लोगों को क्या करता है, उजागर करती है मानसिकता को। प्रश्न क्या 17 में देखते हैं। प्रश्न 17 में है, फ्रेडरिक मैक्समुलर किस पाठ के रचयिता है? याद रखना है, फ्रेडरिक मैक्समुलर जो है किस पाठ के रचयिता है? ए श्रम विभाजन जाति प्रथा, बी नागरी लिपि, और सी भारत से हम क्या सीखे, और डी परंपरा का मूल्यांकन। फ्रेडरिक मैक्समुलर जो है वो हमारे भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक है, यानी कि रचयिता है। चलिए ऑप्शन क्या, सी मान लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? मैक्समुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। तो मैक्समुलर जो रहने वाले थे वो जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन संख्या जो है बी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या 19 में देखते हैं, भारत कहाँ बसता है? ए दिल्ली के पास, बी गांव के पास, सी शहर के पास, डी लोगों के पास। भारत जो बसता है ना, याद रखिएगा, वो अधिकतर गांव में बसता है, क्योंकि गांव में ही संस्कृति सभ्यता से परिपूर्ण है और सब प्रकार की चीज़ गांव में मिलेगा। जितना अनुमान लगा लीजिए, गांव में आकर एक बार देखिए ना, दुनिया का हर चीज़ गांव में मिलेगा। समझ गए? छल कपट दुख सुख सब गांव में है। मज़ा लेना है तो गांव में आके देखिए ना, बिल्कुल है। इसलिए भारत कहाँ बसता है? तो गांव में। ऑप्शन क्या, बी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या 20 में देखते हैं, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए बौद्ध, बी जैन, सी वैदिक, डी जरथुस्त्र। अब देखिए, अब यहाँ पर पारसियों के धर्म की बात कर रहे हैं, तो पारसियों के धर्म का जो नाम था वो था जरथुस्त्र था, इसलिए ऑप्शन संख्या जो डी मान लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 21 मिल गया होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं किस पाठ के निबंध हैं? ए ललित, बी भावात्मक, सी विचेतनात्मक, डी विवरणात्मक। तो चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में जो है वो ललित निबंध है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो ए मान लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं इतना प्रश्न का तो ऑप्शन नहीं तब बोल पाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप चिंता ना कीजिए, अब अच्छी तरह से देखिए और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से देखिए। अगर जो भी तरह का दिक्कत हो और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए कमेंट हमेशा खुला रहेगा और जितना हो सके तो आप उतना कमेंट कीजिए। हम चाहते हैं कि हर वो बच्चा मेरे इस वीडियो के माध्यम से सीख सके, तो एक भी बच्चा छूट ना पाए और उसको भी ताकि शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी स्टूडेंट अच्छी तरह से सीख सके और इस वीडियो के माध्यम से अच्छे मार्क ला सकें। तो आज जो है हम बताने जा रहे हैं वो है मॉडल सेट जो है, मॉडल सेट जो है वो 4 है, इसलिए आपको दिमाग में रखना है मॉडल सेट जो है वो 4 है। ठीक है, तो इसे शेयर कर दीजिए और हो सके तो आप इसको लाइक कमेंट वगैरह शेयर कीजिए, ताकि अच्छा लगे हमको भी, कि हम समझेंगे हाँ कि मेरा छात्र जो है मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक भी करते हैं, ताकि मुझे भी अनुभव रहे ना कि आप कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स बने रहें और चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो चलिए, प्रश्न क्या जो है हमारे 22 में आपको मिल गया होगा, स्क्रीन पर आप देखते होंगे। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है? ए नागरी लिपि, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन, डी शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो किस पाठ के लेखक हैं? तो यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है? तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चलिए, प्रश्न क्या आपको 23 मिल गया होगा, अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है? तो अल्पज्ञ पिता जो होता है वो दयनीय होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 24 मिल गया होगा,
दधीची की हड्डी से क्या बना था? दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? तो आपको याद रखना होगा इंद्र का वज्र में बना था। इंद्र का वज्र किस मुनि की हड्डी से बना हुआ है? तो आपको दिमाग में रखना है वो दधीची मुनि की हड्डी से बना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 में है, ठीक है। बलील अमाल क्या नहीं जानती थी? बलील अमाल जो थी वो क्या नहीं जानती थी? वो लड़ना नहीं जानती थी, ठीक है। बलील अमाल क्या नहीं जानती थी? तो वह लड़ना नहीं जानती थी, ठीक है। अब अगला है, पहले दिन पापती को क्या था? पहले दिन पापती को क्या था? तो बुखार था। आपको याद रखना है कि पहले दिन जो थे पापती को वो बुखार लगा हुआ था, इसीलिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी में आप लॉक लगा लेना है। प्रश्न संख्या 27 में देखिए, प्रश्न संख्या 27 में है, धरती कब तक घूमेगी? आपको दिमाग बैठा लेना है, धरती कब तक घूमेगी। सावरदैया कहीं पर लिखा हुआ है? देख लीजिए, कहीं पर लिखा हुआ है तो बता दीजिए। धरती कब तक घूमेगी? सावरदैया। याद रखेंगे, ऑप्शन संख्या जो है डी मार लीजिएगा। सावरदैया धरती घूमती है, सावरदैया धरती घूमती है, सावरदैया धरती घूमै छौ है। चल ठीक है। प्रश्न संख्या 28 में आपको देखना होगा, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी, कहानी क्या है? याद रखिएगा, धरती कब तक घूमेगी वो था सामाजिक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 29, धरती कब तक घूमेगी की नायक कौन है? मतलब इसका प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा सीता है। धरती कब तक घूमेगी उसका प्रमुख पात्र जो है वो सीता है। प्रश्न क्या 30 में है, सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का वर्णन विषय क्या है? याद रखिए, आपको दिमाग में बैठाना है हमको, ठीक है। तो कह रहा है कि सावरदैया कहानी जो है धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है? तो वो राजस्थानी था, क्योंकि राजस्थानी भाषा में इसका चित्रण किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 में देखते हैं, ठीक है। सवाल तो डैश का ही है, सवाल तो एक रोटी का है। याद रखिएगा, सवाल किसका है? तो एक रोटी का है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 32 में देखिए, मछली किस कहानी की रचना है? मछली पाठ के जो लेखक है वो विनोद कुमार शुक्ल है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 33 में देखते हैं, मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली जो है किस प्रकार की कहानी है? तो आपको याद रखना होगा सामाजिक है। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो आपको याद रखना है सामाजिक है। प्रश्न संख्या 34 में आपको देखना को मिल गया होगा। चलिए 34 में क्या प्रश्न कह रहा है सो देखिए आप, महाविद्यालय पुस्तक कौन सी संकलित है? महाविद्यालय पुस्तक कौन सी संकलित है? तो याद रखिए, मछली पाठ में महाविद्यालय की चर्चा किया गया है, मछली के बारे में, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्या ऑप्शन संख्या जो है इसका बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 35 में देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो आपको याद रखिएगा निम्न मध्य वर्ग की परिवार का जीवन वर्णित किया गया है इसमें। किस पाठ में? तो मछली पाठ में, ठीक है। ऑप्शन क्या बी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 36 में देखते हैं, संतु नरेन के आपस में क्या संबंध थे? संतु और नरेन के आपस में जो संबंध थे वो भाई भाई का था, ठीक है। प्रश्न संख्या सॉरी ऑप्शन संख्या जो ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या जो है 37 में आपको मिल गया होगा, नवत खाने इबादत पाठ के लेखक कौन है? नवत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, नवत खाने में पाठ की इबादत जो है वो यतीन्द्र मिश्र करते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या जो है बी मार लेना है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 38 में है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? कहता है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो अमरुद्दीन नाम था, ठीक है। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर देता है कमरुद्दीन, तो आपको दिमाग रखना है कि यहाँ पे कमरुद्दीन का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है,
बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो कमरुद्दीन भी हो सकता है या अमरुद्दीन होता है, इसलिए अधिकतर इसका नाम जो है अमरुद्दीन के नाम से जानते हैं। याद रखिए ऑप्शन संख्या जो है डी मार लीजिएगा, अमरुद्दीन। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का जो असली नाम होता है वो कमरुद्दीन, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39 की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिए, बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वो डुबराव गांव में हुआ था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 40 आपको मिल गया होगा। ठीक है, भरपेट, भरपेट में कौन सा समास होता है? तो भरपेट में जो समास होता है वो अव्यय भाव समास होता है। याद रखिएगा, भरपेट में किस समास होता है? तो अव्यय भाव समास होता है। भरपेट अव्यय भाव समास, भरपेट अव्यय भाव समास। चलिए प्रश्न संख्या 41 में देखिए, आगे मिल गया होगा। पॉकेट मार में कौन सा समास होता है? पॉकेट मार, पॉकेट मार में कौन सा समास होता है? पॉकेट मार में कौन सा समास होता है? याद रखिए, फिर से बोल रहे हैं, पॉकेट मार में कौन सा समास होता है? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 42 में है, मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा? मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा? तो वो आपको याद रखना है, तत्पुरुष समास होगा। मुंह तोड़ में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 43 में है, गंगन चुंबी, गंगन चुंबी में कौन सा समास है? याद रखिए, गंगन चुम्बी में कौन सा समास है? तो याद रखिए तत्पुरुष समास, गंगन चुम्बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 में देखते हैं, कामचोर में कौन सा समास होता है? कामचोर में कौन सा समास होता है? याद रखिए 44 में, कामचोर में कौन सा समास होता है? ये भी है तत्पुरुष समास, यानी कि जो हम अभी तक फिलहाल बोल रहे हैं तो इसमें क्या है? मुंह तोड़, गंगनचुंबी, कामचोर, इन सब में किस समास का बोध कर रहे हैं? तो तत्पुरुष समास। याद रखिए तत्पुरुष समास। ठीक है, मुंह तोड़, गंगनचुंबी, कामचोर में कौन समास है? तो तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 में है। ठीक है, नीचे लिखे शब्द में शुद्ध और अशुद्ध खोजना है। तो एक कवित्री, बी नारायण, सी प्रज्वलती, सी उज्जवल, यानी कि जो ऑप्शन संख्या वो डी मार लीजिएगा। उज्जवल आपको बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 46 में देखते हैं, नीचे लिखे शब्द में कौन सा अशुद्ध है? ए पूज्यस्वादी, पूज्यास्पद, बी अनाधिकार, डी वशिष्ठ। आपको याद रखना है पूज्यस्वादी जो है वो हमारे गलत ऑप्शन है, इसलिए जो है अशुद्ध वाक्य है। ये सब बाकी सब सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 में आपको मिल गया होगा प्रश्न, देख लीजिए, नीचे लिखे शब्द में कौन सा शुद्ध है? ए पूजनीय, बी सन्मुख, बी गारहस्य, डी बहुलता। तो इन सब वाक्य में जो शुद्ध वाक्य है वो है बहुलता है, इसलिए ऑप्शन क्या जो डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 48 में हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 48 में देख रहे हैं, नीचे लिखे शब्द में कौन सा शुद्ध वाक्य है? ये शुद्ध वाक्य बोल रहा है, देखिए तो कह रहा है कि नीचे लिखे गए शब्द में शुद्ध वाक्य कौन है? तो याद रखिए श्रृंगार जो है वो शुद्ध वाक्य है। ठीक है, ऑप्शन बोल दे फिर से, व्यायामशाला, कैलाश, चतुर्थः, श्रृंगार जो होता है वो हमारा ऑप्शन संख्या जो डी में है वो शुद्ध वाक्य है, इसलिए डी को लॉक लगा लिया जाए। प्रश्न संख्या 49 में देखते हैं, नीचे लिखे शब्द में कौन सा शुद्ध वाक्य है? याद रखिए नीचे लिखे गए शब्द में कौन सा शुद्ध वाक्य है? शताब्दी है, यानी कि शताब्दी जो है शुद्ध वाक्य लग रहा है इसमें से। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 50 में अब देखते हैं, नीचे लिखे गए शब्द में कौन सा शुद्ध वाक्य है? याद रखिए निसहाय, बी गोपनीय, सी उपलक्ष्य, डी विशेष। तो याद रखिए इसमें शुद्ध वाक्य जो है वो गोपनीय लग रहा है हमको हिसाब से, लेकिन ऑप्शन संख्या जो है बी मार लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या जो है वो आपको 51 मिल गया होगा। अज्ञा का पूरा नाम क्या है? ठीक है, चलिए ए सच्चिदानंद अज्ञे, बी वत्स्यान अज्ञे, हीरानंद अज्ञे, डी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञे। चलिए
जो बड़का नाम यहाँ पर दिख रहा होगा ना, वही आपको आज्ञा का पूरा नाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान आज्ञा इसका पूरा नाम है। ठीक है, ऑप्शन क्या जो है डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 52 में देखिए, रामविलास शर्मा का जन्म डैश में है। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था 1912 ईस्वी में हुआ था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी मार लीजिएगा। अब ऑप्शन प्रश्न संख्या जो है 53 में देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, इसलिए 3 संधि होते हैं। प्रश्न संख्या 54 में देखिए, गुणवान में कौन सा प्रत्यय होता है? ये याद रखिएगा, गुणवान जिसके अंत में वान आ रहा है, याद रखिए वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? वान प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न संख्या 55 में देखिए, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे से है? देखिए गजब क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध था वो शहनाई से था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 में आपको मिल गया होगा, 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा कहानी है। 20 के दांत पाठ की कौन सी विधा है? तो कहानी है, दिमाग में बैठा लीजिए, कहानी। प्रश्न संख्या 57 देखिए, परिणामवाचक विशेषण क्या है? तो परिणामवाचक विशेषण जो है वो थोड़ा सा होता है, इसमें याद रखिएगा परिणामवाचक जो है वो थोड़ा सा। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 58 में देखते हैं, बाढ़ की समस्या डैश कहानी में केंद्र है? ए माँ, बी धरती विश्वास, सी नगर, डी धरती कब तक घूमेगी। याद रखिएगा, तो ऑप्शन संख्या जो है वो बी है, आपको मार लेना है कि बाढ़ की जो समस्या था वो ढहते विश्वास कहानी के पात्र में से लिया गया था। प्रश्न संख्या 59 में है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा था? तो विद्या जो आले कहीं पर लिखा हुआ है, देखिए पहला प्रश्न में लिखा हुआ ऑप्शन में, तो याद रखिए विद्या जो आले में जो संधि विच्छेद होता है विद्यालय में, वो क्या होता है? पहला ऑप्शन। इसलिए ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, विद्यालय में जो संधि विच्छेद होता है वो होता है विद्या जोड़ आले। ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं, हिंदी लिखी जाती है किस भाषा में? यानी कि हिंदी जो लिखी जाती है किस लिपि में? तो याद रखिए देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, आंख बंद करके। प्रश्न संख्या 61 में देखिए, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथा तथ्य किया गया है। ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा। भारत माता कविता में भारत कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? यथा तथ्य। ऑप्शन क्या सी। प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं, जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? जातीय असीमता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है, वो जो है अविच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों रूप में होते हैं। ऑप्शन क्या ए और ऑप्शन बी भी सही है, इसलिए सी ऑप्शन मार लीजिएगा, अविच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों होते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखते हैं फ्रेंड्स, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो याद रखिएगा आधुनिक सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन को जो मानता है वो कार्य कुशलता मानता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है एक को आप लॉक लगा लीजिएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 64 की ओर। प्रश्न संख्या 64 में आपको मिल गया होगा क्वेश्चन क्या, श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादीय अंश है? देखिए तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब का किस भाषण का संपादीय अंश है? तो वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसी भाषा को एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरण जो किया था वो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। याद रखिए अपने दिमाग में। ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 65 में है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते हैं, यह किस पंक्ति कहानी की किस पात्र से नहीं है कही गई है? तो आपको याद रखिएगा सेन साहब की जो पत्नी थी उन्होंने ही बोले थे ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं। यह पंक्ति सेन साहब की धर्मपत्नी से लिया गया है।
चलिए प्रश्न संख्या 66 में देखते हैं। किस अध्ययन क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हुआ है? तो वो नीति क्षेत्र में भारत का नवजीवन का संचार हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 67 को आप देखते हैं। मंगम्मा का बहू का क्या नाम था? नजम्मा। याद रखिए मंगम्मा का जो बहू का नाम जो था वो नजम्मा था, इसलिए ऑप्शन संख्या जो है ए मार लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा है। प्रश्न संख्या 68 में देखते हैं। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है? तो याद रखिए ढहते विश्वास, याद रखिए ढहते विश्वास राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा रचा गया है? तो यह है राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा रचा गया है। प्रश्न संख्या 69 को देखते हैं। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचा गया है? माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचा गया है? तो माँ कहानी का जो है माँ तो निकलता है ईश्वर से, इसलिए माँ जो है ईश्वर के समान होता है, इसलिए आपको याद रखना है माँ कहानी की प्रमुख जो रचयिता है वो ईश्वर पेटलीकर है। ठीक है। प्रश्न क्या आप आगे देखते हैं 70 में। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो आपको याद रखना है मंगू की माँ के 4 संतानें थी। ठीक है। ऑप्शन संख्या जो है सी में मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 71 में देखिए। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी जो है वो हमारे तमिल भाषा से अनुदित है। प्रश्न संख्या 72 में है। पार्वती की उम्र क्या थी? पार्वती की उम्र क्या थी? वहीं पर दो पार्वती का उम्र क्या थी? तो याद रखना है पार्वती की जो उम्र थी वो आपको दिमाग में बैठा लेना है, ऑप्शन संख्या सी में मार लेना है। प्रश्न संख्या 73 में देखते हैं। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन संख्या जो है वो बी मार लीजिएगा, सावरदैया। ठीक है। प्रश्न संख्या अगला है 74। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मार लीजिएगा, ऑप्शन संख्या डी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है वो है श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको मार लीजिएगा और लॉक लगा लीजिएगा। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 में देखते हैं। एक बीर्च की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो याद रखिएगा एक बीर्च की हत्या, इन दोनों याद रखिएगा ऑप्शन संख्या जो सी में मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 76 है। गरीब बस्तियों में क्या हुआ है? गरीब बस्तियों में क्या हुआ है? धमाके के देवी का जागरण, मतलब डीजे बजा के हमारे गांव के अंदर में देवी का पूजा किया जाता है, मतलब भगवान का पूजा किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 77 में देखते हैं। सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है? सृष्टि की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है? याद रखिएगा तो ये होता है विफलता पर छल के आंसू। विफलता पर जब छलका ना मतलब लेखक वो आंसू, तब ये बोला था कि सृष्टि का विकास जो है वो थम हो गया है और ये रुक गया है, इसलिए प्रथमाक्षर का नाम जो है वो विफलता पर मतलब क्या है आंसू बहाना। जब मतलब लेखक का ही आंसू बहाए थे, इसलिए कि हमारा जो दुनिया है हमारे इस भारत देश है वो हमारा क्या है सृष्टि के विकास में क्या है रुक गया है और प्रथमाक्षर दिखाई दे रहा है। चलिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 78 को देखते हैं। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई थी? तो प्रयागराज शुक्ल द्वारा क्या किया गया था, इसको कहानी को भावांतरित किया गया था। ठीक है। प्रश्न संख्या आपको इस ऑप्शन संख्या मान लीजिएगा, सी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 79 को देखिए। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुदित है? तो आपको याद रखना होगा वो बी है, जर्मनी भाषा से अनुदित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा में लिखा गया था? तो वह जर्मन भाषा में। प्रश्न संख्या 80 में है। दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचा गया है? दही वाली मंगम्मा जो है कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचा गया है? तो आपको याद रखना होगा ये श्रीनिवास द्वारा लिखा गया है। दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास, दही वाली मंगम्मा श्रीनिवास, याद रखिए श्रीनिवास दही वाली मंगम्मा, श्रीनिवास दही वाली मंगम्मा। चलिए प्रश्न क्या 81 में देखिए।
संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वह श्रम विभाजन मतलब पाठ के जो निर्माण करता है या हमारे भारतीय संविधान के भी निर्माण करता है। तो भारतीय संविधान निर्माण में किसकी भूमिका ज़्यादा है? तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। प्रश्न संख्या 82 को देखिए, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो याद रखिए श्रम विभाजन। सभ्य समाज की जो आवश्यकता होती है वो होता है श्रम विभाजन। प्रश्न संख्या आपको 83 मिल गया होगा। 20 के दांत कहानी की रचयिता कौन है? तो 20 के दांत कहानी की जो रचयिता है वो है नलिन बिलोचन शर्मा है। इसलिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 84 में आपको मिल गया होगा। खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम जो था वो कासूस था। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो सी में मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 85, मदन किसका पुत्र था? मदन जो था गिरधर लाल के बेटा था और सेन साहब का बेटा जो थे वो था कासू था। ठीक है, तो इसलिए मदन जो था वो गिरधर लाल के बेटा था। प्रश्न संख्या 86 को देखते हैं, परवल में कौन सी संज्ञा होता है? याद रखिए परवल जो होता है वो जाति में समूह में, मतलब एक परवल की यहाँ पे बोध नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे परवल की बोध कर रहे हैं। इसलिए ये होता है जातिवाचक, किसी की नाम होता है, किसी सब्जी का नाम है यहाँ पर परवल, इसलिए जाति में आता है। प्रश्न संख्या 87 में देखते हैं, क्रूरता में कौन सी संज्ञा होता है? क्रूरता में जो होता है वो भाव होती है। इसी भाव से द्वारा देखते हैं कि इसमें गुस्सा आया हुआ है, ये क्या आया हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 88 में देखते हैं, तोषक में कौन सा समास है? ये तो यह भी जातिवाचक संज्ञा है। देखिए अब क्रूरता में भी क्या कर रहा है कि ये हमारा भाव प्रकट कर रहा है, और यहाँ पे तोषक में कह रहा है कि ये हमारा जाति के बोध कर रहा है, क्योंकि ये तोषक किसी भी जिस पे हम सोते हैं तो उस पर रख के, तो वो क्या होता है तोषक। रजाई कहते हैं ना, सोते हैं तो उड़ने के समय में इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, बहुत सारे कई तरह से नाम जानते हैं। तो तोषक जो होता है वो हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, किसी का खास नाम होता है। प्रश्न क्या 89 में आपको देखने मिल गया होगा, झुंड। झुंड को आपको याद रखना होगा, दिमाग में बैठाइए लीजिएगा कि झुंड जो होता है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। गंगा कौन सी संज्ञा होती है? देखिए गंगा किसी का नाम है, या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। गंगा किसी का नाम हो नहीं सकता है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 91 को देखिए, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा होगा? ये भी किसी जगह का नाम है, इसलिए याद रखिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। प्रश्न संख्या 92 को देखिए, यथासंभव में कौन सा समास होगा? यथासंभव में जो समास होगा वो अव्ययीभाव समास होगा। याद रखिएगा यथासंभव में कौन समास होगा? तो अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या ए मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 93 को देखिए, पराधीन। पराधीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। पराधीन में कौन सा समास होगा? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास होगा। पराधीन में कौन सा समास होगा? तो याद रखिएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 94 को देखिए, चौरानवे को देखिए, पतझड़ में कौन सा समास होगा? पतझड़ में कौन सा समास होगा? तो तत्पुरुष समास। याद रखिएगा पतझड़ में कौन समास होगा? तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 95 को देखिए, चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण का में कौन सा समास होगा? तो याद रखिए तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि देखिए पत्ता झड़ जाएगा तो तत्पुरुष, चरित्र चित्रण हो गया मतलब इसका निर्माण हो गया, तो ये भी तत्पुरुष समास है। चलिए प्रश्न संख्या 96 को देखते हैं। फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए। ठीक है, तब मज़ा आने वाला है आपको, और हर वो मॉडल सेट आपके पास में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आप कॉन्फिडेंस होकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई मिलावट नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96 में देखते हैं, काल के कितने भेद होते हैं? काल को 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। याद रखिएगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसलिए आपको काल को 3 भेद होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं,
वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल में जो होते हैं वो 5 भेद होते हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या जो मार लीजिएगा डी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 98 को देखते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, याद रखिएगा। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? तो वो 3 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन संख्या जो सी मान लीजिएगा। प्रश्न संख्या 99 को देखिए। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है तद्भव है? यानी कि पलंग जो होता है वो तद्भव शब्द होता है, इसलिए याद रखिएगा तद्भव शब्द क्या है इसमें से? पलंग है, ठीक है। पलंग तद्भव, तद्भव है पलंग। प्रश्न संख्या 100 में देखिए फ्रेंड्स, आपको लास्ट प्रश्न और देखते हैं। तो यहाँ पर कहता है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपको याद रखना होगा बी कपूर, कर्पूर जो होता है वो तत्सम है। तो फ्रेंड्स मैंने 1 से लेकर और 100 तक प्रश्नों का हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप एक लाइक कर दीजिए, इतना मेहनत से वीडियो को बनाते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा बना। तो फ्रेंड्स आपकी कमेंट का हम इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड्स आप आशा करते हैं कि आप हर वो बच्चा के पास में आप शेयर कीजिएगा, हम आप पर यकीन करते हैं। तो फ्रेंड्स तो इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपके पास जो भी नए वीडियो जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। हम जो वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। ये आप और साथ में नोटिफिकेशन भी जो होता है ना, बेल आइकन घंटी, वो दबा लीजिएगा। क्या कि जानते हैं हम वीडियो डालेंगे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन भी आ जाएगा साथ ही में। तो फ्रेंड्स आप उस सबको आप कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। लव यू, बाय बाय। आप मिलते हैं मॉडल सेट 5 में।